नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ला नीना। दोस्तों, यह नाम तो सुना ही होगा अगर आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत एल नीनो और ला नीना, तो यह दो घटनाएं हैं। इन घटनाओं से भारत में वर्षा अच्छी मात्रा में होती है या सूखा पड़ता है। यानी जब एल नीनो आता है तो भारत में कम वर्षा होती है, जबकि ला नीना जब आता है तो भारत में वर्षा होती है। तो आइए पहले इसके संदर्भ में प्रश्नों पर विचार करते हैं। ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संदर्भ में ला नीना मानसून के मौसम के दौरान अच्छी वर्षा से जुड़ा है। तो जैसा कि हमने बताया ही, यह कथन एकदम सत्य है। ला नीना जब आता है तो भारत में अच्छी वर्षा होती है। दूसरा कथन है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में और आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ला नीना के कारण अधिक वर्षा की उम्मीद की जाती है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। जैसा कि हमने बताया कि एल नीनो जब आता है तब इन क्षेत्रों में वर्षा कम मात्रा में होती है, और वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो पेरू के तट पर होती है जब एल नीनो आता है। वही ला नीना, पेरू के तट पर वर्षा कम होगी, यहाँ पर अधिक होता है। तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, ला नीना का शीतलन प्रभाव अस्थायी रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि को धीमा कर रहा है, लेकिन यह दीर्घकालिक वार्मिंग प्रवृत्ति को रोक या उलट नहीं सकेगा। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर क्या है? डी है। तो इससे संबंधित खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है, द ट्रिपल डिप ला नीना। तो यहां पर बहुत ही अच्छा टर्म है, ये आप देख सकते हैं, एल नीनो ईयर और ला नीना ईयर। तो एल नीनो ईयर में आप यहां देख सकते हैं कि यह क्षेत्र जो है, यहाँ लो प्रेशर बहुत ही निम्न दाब का केंद्र बनता है, तो यहाँ मूसलाधार वर्षा होती है और यह क्षेत्र वर्षा से वंचित रह जाता है जब एल नीनो आता है। वही ला नीना कंडीशन में आप देख सकते हैं, यहाँ वर्षा कम होगी और इन क्षेत्रों में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत तक अच्छी वर्षा होती है। तो यहाँ तीन बिंदुओं पर यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, एल नीनो, ला नीना और ट्रिपल डिप ला नीना। तो दोस्तों, आप लोगों ने जलवायु विज्ञान में एल नीनो और ला नीना के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। तो ये एल नीनो जो शब्द है, ये स्पेनिश वर्ड है। तो दोस्तों, ये जो एल नीनो की जो घटना है, सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट पर दूर सतही जल के असामान्य गर्म होने के रूप में जाना था। हालांकि एल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। यह 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होता है, लेकिन मौसम विज्ञानियों का यही कहना है कि एल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ होती है। तो दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, तो ये सब क्या है? ये प्रशांत महासागर क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को कहते हैं। तो जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में तटीय जल गर्म हो जाता है, तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो मौसम वैज्ञानिक इन घटनाओं को एल नीनो दक्षिणी दोलन के रूप में परिभाषित करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है। देख रहे हैं लो प्रेशर, तो इधर की ओर यह गति हो जाती है और यह भाग शुष्क रह जाता है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो इस तरह से एल नीनो का प्रभाव क्या पड़ता है? तो सामान्यतः शक्तिशाली व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर उष्णकटिबंधीय प्रशांत यानी कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित प्रशांत महासागर क्षेत्र में चलती हैं, और इस तरह से एल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में अधिक बारिश होती है। वहीं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों में सूखे की घटनाएं घटित होती हैं। अब बात करते हैं ला नीना की। तो ला नीना, तो दोस्तों, ला नीना की घटना उष्णकटिबंधीय प्रशांत यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य ठंडे जल के कारण। तो ला नीना की विशेषता पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से कम वायुदाब का होना है, और यह निम्न वायुदाब के क्षेत्र वर्षा वृद्धि में योगदान देते हैं। तो ला नीना की घटनाएं दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी ब्राजील में सामान्य से अधिक वर्षा स्थितियों से भी संबंधित हैं। उष्णकटिबंधीय दक्षिणी
अमेरिका के पश्चिमी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट एवं दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति देखी जाती है। यानी कह सकते हैं कि मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से उच्च वायुदाब भी लानिना की विशेषता। तो यहां पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यह ध्यान रखेंगे। जबकि लानिना की घटनाएं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया इवन भारत तक भारी वर्षा कराता है। अब बात आती है ट्रिपल डिप लानिना। तो दोस्तों जैसा कि यहां खबर में दिया गया है, द ट्रिपल डिप लानिना, लानिना ENSO चरण को संदर्भित करता है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो 2023 में भी, ये ध्यान रखिएगा, 2023 में भी लानिना का जारी रहना भारतीय दृष्टिकोण से तो यह बुरी खबर नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के लिए सामान्य नहीं है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इन क्षेत्रों में सूखा लगातार बना रहेगा, तो यहां पर आपदा का रूप यह ले सकता है। तो दोस्तों यह ट्रिपल डिप लानिना है क्या? तो एक ट्रिपल डिप लानिना भूमध्य रेखीय, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ऊपर कर्क रेखा, मकर रेखा, तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान का एक बहुवर्षीय, ध्यान रखेंगे बहुवर्षीय यानी एक से अधिक वर्ष का शीतलन है, जो सूखे, भयंकर हवाओं और भारी वर्षा का कारण, यानी इन क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, तो इसका कारण बन सकता है। तो WMO के अनुसार वर्तमान लानिना के लगातार 3 उत्तरी गोलार्ध सर्दियों में फैलने का अनुमान है और इसका शुरुआत सितंबर 2020 में ही हुई थी। यही कारण है कि भारत में पर्याप्त वर्षा हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि यदि यह अगले 6 महीने तक जारी रहा तो यह 21वीं सदी की पहली ट्रिपल ड्रिप लानिना घटना होगी और लानिना घटना के लगातार 3 साल होना असाधारण है। इसका शीतलन प्रभाव अस्थायी रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि को धीमा कर रहा है, लेकिन यह दीर्घकालिक वार्मिंग प्रवृत्ति को रोक या उलट नहीं पाएगा। तो इस तरह से यह लानिना आमतौर पर एल-नीनो से पहले होते हैं और एक मौसम पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह को गर्म करता है। हालांकि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के जलवायु वैज्ञानिक के अनुसार वर्तमान लानिना से पहले एल-नीनो घटना नहीं हुई थी। तो यह कह सकते हैं कि इस सदी का पहला ट्रिपल डिप लानिना होगा, जबकि पहले जब लानिना आता था यह 6 से 9 महीने तक रहता था या बहुत ज्यादा 19 महीने तक रहा है, लेकिन यह ट्रिपल डिप लानिना की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से भारत के लिए उतनी बुरी खबर नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों यानी कह सकते हैं पेरू के तट, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा, यहाँ पर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के आदिवासियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक जनजाति को शामिल करने का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करने के बाद लागू होता है, जिसमें अनुच्छेद 341 में निहित शक्तियों के तहत परिवर्तनों को निर्दिष्ट किया गया है। दोस्तों यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति के लिए है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए है, जबकि अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति के लिए होता है, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है। तो अगर 42 होता तब यह कथन सत्य होता, अतः पहला असत्य है। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय का समावेश या बहिष्करण तभी प्रभावी होता है जब संविधान के आदेश 1950 में संशोधन करने वाला विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जाता है। यह कथन एकदम सत्य है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो यह दूसरा तो सही है। तीसरा है, राज्य सरकार अपने विवेक से कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने या बाहर करने की सिफारिश करने का विकल्प चुन सकती है। यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? बी, 2 कथन सही, यानी 2 और 3 सही है। तो इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है, कुर्मीज ब्लॉक रेलवे ट्रैक डिमांडिंग इंक्लूजन ऑन एसटी लिस्ट। तो ये लोग भी मांग कर रहे हैं एसटी लिस्ट में। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने की मंजूरी दी, जिसकी वजह से यह लोग भी अब इसे एसटी सूची में शामिल करने के लिए
मांग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, गांठदार त्वचा रोग जिसे लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गांठदार त्वचा रोग के उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध नहीं है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों जैसे कीड़ों वेक्टर के काटने से जानवरों के बीच फैलता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। यह बीमारी जूनोटिक है यानी यह जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। यह कथन असत्य है क्योंकि यह इससे इंसान सुरक्षित है, यह जानवरों से इंसानों में नहीं जा रही है। और जूनोटिक बीमारियां वह होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, तो यह जूनोटिक बीमारी नहीं है, अतः तीसरा कथन नहीं होगा। तो इस तरह से उत्तर 1 और 2 यानी केवल 1 और 2 ए सही होगा। तो यहां पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, द लंपी स्किन डिजीज। यह भारत के राज्यों खासकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा क्षेत्र में यह फैलती जा रही है और इस तरह से यह लंपी वायरस कैप्री पॉक्स फैमिली का वायरस है। तो गोट पॉक्स और शिप पॉक्स की तरह ही मवेशियों में यह लंपी स्किन डिजीज के नाम से बीमारी फैल रहा है और यह बीमारी काटने वाले मक्खियों, मच्छर, जूं, दूषित दाने और पानी से फैलता है और यह एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवर को भी संक्रमित कर दे रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि यह पशुओं से इंसानों में नहीं जा रहा है, तो यह जूनोटिक डिजीज नहीं है। और इस बीमारी के लक्षण की अगर बात किया जाए तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफी अधिक हो जाता है और उन्हें भूख नहीं लगती है और उनके शरीर पर गांठ पड़ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से गांठें पड़ जाती हैं। यह देख रहे होंगे, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यह जूनोटिक बीमारी पहली बार 1929 में जाम्बिया यानी अफ्रीका महाद्वीप में देखा गया था और 2012 में यह यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए तेजी से फैल रहा और भारत में यह 2019 में उड़ीसा राज्य में, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी यह मिले और वर्तमान समय में यह राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ रहा है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धन शोषण निवारण अधिनियम राज्य सरकारों की सहमति से ईडी को देश भर में अपने व्यापक कार्यक्रम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देता है। यह कथन असत्य है। दूसरा है, पीएमएलए में 2015 और 18 में संशोधनों के बाद ईडी को भारत में विदेशों में अर्जित संपत्तियों के बराबर संपत्तियां संलग्न करने की अनुमति दी गई थी। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, पीएमएलए के तहत जमानत का प्रावधान यह निर्धारित करता है कि एक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं देगा जब तक कि वह आश्वस्त न हो जाए कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। दोस्तों यह भी कथन सत्य है, अतः उत्तर 2 और 3 यानी केवल 2 और 3 बी सही होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, मोर टीथ एंड बिगर मसल्स यानी 2014 से 8 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय ने 121 प्रमुख राजनेताओं की जांच की है, जिसमें से 115 प्रमुख विपक्षी नेताओं के खिलाफ गिरफ्तार, पूछताछ, छापेमारी या प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके विपरीत यूपीए गवर्नमेंट, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, 10 वर्षों के दौरान केवल 26 नेताओं की जांच की गई, जिसमें 14 विपक्ष के थे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ईडी का कार्रवाई कितनी तेजी से चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ईडी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है, तो ईडी क्या है? एक वित्तीय एजेंसी है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ईडी पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि यह एजेंसी सरकार के इशारे पर उसके विरोधियों को ठिकाने लगाने का कार्य करती है। तो ईडी को आर्थिक मामलों की जांच के साथ ही गिरफ्तारी के अधिकार भी प्राप्त हैं और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो ईडी को जो अधिकार है, ईडी को आर्थिक मामलों की जांच, कुर्की, जब्ती के साथ ही गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई का भी अधिकार प्राप्त है और यह एजेंसी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को कुर्क भी कर सकती है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों की संपत्ति भी ईडी द्वारा कुर्क की गई थी। अब बढ़ते हैं 2019 में आए हुए प्रश्न की ओर। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें दिया गया है, अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अलग अलग करना होगा। यह सही नहीं है।
यह नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। यह भी सही नहीं है। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। यह कथन एकदम सत्य है। तो दोस्तों इसमें उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो दोस्तों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत सभी स्थानीय निकायों द्वारा 2 वर्षों के भीतर 1 मिलियन या अधिक जनसंख्या वाले अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों अपशिष्ट उत्पादकों के लिए अनिवार्य नहीं है कि एक जिले में उत्पन्न कचरे को दूसरे जिले में नहीं ले जाया जा सकता, जैसे यहां पर दिया गया है कि यह अनिवार्य है, तो इसीलिए यह कथन असत्य हो जाता है। एक जिले से दूसरे जिले में ले जाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में, ई सिम्स। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। दोस्तों एप्पल की जो आईफोन 14 सीरीज है उसके नए मॉडल को लॉन्च किया गया है और एप्पल ने यह ऐलान किया है कि यूएस में आईफोन 14 के सभी मॉडल में सिम ट्रे को स्लॉट नहीं मिलेगा। मतलब सभी मॉडल में दोनों ई सिम, ये ध्यान रखेंगे, ई सिम के साथ ही फिजिकल सिम को सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले आईफोन 13 में सभी एक ई सिम के साथ फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट दिया जाता था, लेकिन आईफोन 14 में ई सिम यूज किया जाएगा। तो दोस्तों यह ई सिम है क्या? तो ई सिम का फुल फॉर्म क्या है? एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ई सिम फोन में पहले से इनबिल्ड होते हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इसमें सिम ट्रे की जरूरत नहीं होती है। ई सिम में आपकी डिटेल को डिजिटल फॉर्म में अपलोड कर दिया जाता है, यानी फोन में एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियों को फोन को लाइट वेट बनाने में मदद मिलती है, साथ ही फोन का अल्ट्रा थिन डिजाइन में बनाने में मदद मिलती है। तो साधारण शब्दों में ये कहें तो ई सिम इंटरनल मेमोरी की तरह होता है जिसमें आपका डेटा सेव रहता है। तो ई सिम भी इंटरनल स्टोरेज की तरह ही रीराइट किया जा सकता है और इस तरह से मोबाइल यूजर्स अपनी मर्जी से अपना ऑपरेटर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ ई सिम्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई सिम्स। तो यह कन्वीनियंस है, सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज में क्या है? इमरजेंसी, मान लीजिए कि फोन ऑफ हो जाता है तो आप चेंज नहीं कर सकते, दूसरे फोन में फिजिकल सिम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड सपोर्ट है फॉर प्रीमियम यूजर्स हैं, टेलकॉस गेट मोर कंट्रोल। तो ये सब क्या है? इसके नुकसान है। तो ई सिम के बारे में आपने यहां पर देखा और ये देख रहे हैं पहले मिनी सिम, फिर माइक्रो सिम, नैनो सिम, अब ई सिम आ गया है। तो यह विकास की प्रक्रिया है। तो यह फायदे क्या है कि यह लोग ज्यादातर सिम कार्ड जो नहीं बदलते उनके लिए तो यह फायदा है। स्मार्टफोन में ई सिम को इस्तेमाल किया जा रहा है और वह फोन गुम हो जाता है तो उसका लॉक खोले बगैर उसके डेटा को आसानी से हटाया नहीं जा सकता और ऐसे में यूजर्स अपने डिवाइस को आसानी से ट्रैक कर सकता है। जबकि नुकसान क्या है कि बार बार आप फोन नहीं बदल सकते हैं। जो लोग फोन हमेशा चेंज करते हैं उनके लिए यह दिक्कत होगी। और अगर आपका मोबाइल फोन खराब या डैमेज हो जाता है तो ऐसे में ई सिम को दूसरे मोबाइल में फोन में लगाकर आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इमरजेंसी होने पर भी ई सिम को दूसरे मोबाइल फोन में लगाकर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। दोस्तों पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था और इसका मुख्यालय कहां अवस्थित है? दूसरा प्रश्न है, एल्निनो और लानिना में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करें। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।